कि सर फर्म कैसे कैसे डिसॉल्व होती है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो सर उसमें एक था विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यस सर, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में 7 तरीके थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में लास्ट पॉइंट था एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कि सर ये सब तो हैं, इसके अलावा कोर्ट को लगता है कि जो भी जस्ट मतलब सही बातें हैं, सही ये है, तो वो कर सकता है। इसमें अपन ने फर्दर 4 पॉइंट्स पढ़े थे। एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में देखो, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में, कि सर एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में ये 4 तरीके हैं, 1 2 3 4, जिसमें कि है ना कोर्ट को लगता है कि पार्टनरशिप के मेंबर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में डेडलॉक हो गया है, आधे जने ये बोल रहे हैं, आधे जने ये बोल रहे हैं, तो वो एक डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, डेडलॉक हो गया वो। इस कोर्ट के लिए एक बहुत ही फेवरेबल ग्राउंड है पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर देने का। सर वेयर पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, कनव और एंसल के बीच में धक्का मुक्की लड़ाई वगैरह हो गई, ठीक है, पार्टनर्स थे दोनों, अब बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे को देख के मुंह सड़ा के निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या इट इज ऑल्सो वन ऑफ द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड फॉर द कोर्ट टू वाइंड अप। थर्ड, लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम और लेयर्स, एंड फोर्थ, गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है सर, इसमें अपने को समझना था लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम और लेयर्स। ठीक है, देखो सबस्ट्रैटम का मतलब होता है लेयर बीनीथ द लेयर। प्याज होता है ना, प्याज छीला है कभी? हाँ सर, प्याज छिलते हुए देखा है, एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर के अंदर तीसरा लेयर, तो ये एक्चुअली लेयर बीनीथ द लेयर। ठीक है, या फिर अपने जो जमीन होती है, जब खोदते हैं तो पहले सॉइल निकलती है, फिर रॉक्स निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं, फिर रॉक्स निकलती है, ऐसे लेयर बीनीथ द लेयर जमीन से निकलती है। तो सबस्ट्रैटम का वर्ड मीनिंग ये होता है। लेकिन सर अपन लॉ के हिसाब से बात करें तो उसका मतलब होता है लॉ में सबस्ट्रैटम, इस जो इस कंटेक्स्ट में बात करें तो सबस्ट्रैटम वर्ड का मतलब होता है कि सर जो वेरी फंडामेंटल, लिख लेना इसको, कोई फंडामेंटल या अंडरलाइंग पर्पस था, फंडामेंटल या अंडरलाइंग पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल या अंडरलाइंग पर्पस, द वेरी पर्पस जिसके लिए वो पार्टनरशिप फर्म जिंदा थी, वो ही खत्म हो गया हो। द वेरी पर्पस जिसके लिए वो पार्टनरशिप फर्म जिंदा थी, जैसे कि उस पर्पस को अचीव करना ही अब इम्पॉसिबल हो गया हो, उस पर्पस को अचीव करना इम्पॉसिबल हो गया हो, तो वो फंडामेंटल पर्पस जिसके लिए वो फर्म एग्जिस्टेंस में थी वही खत्म हो गया। तो उससे इट इज लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम, वो रीजन जिसके लिए ये फर्म जिंदा थी वही खत्म हो गया। तो सर अब इट इज लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम, इसका जिंदा रहने का कोई रीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सर मान लो दर्शित ने, कनव ने और एंसल ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोली फॉर रनिंग प्राइवेट बसेस, ठीक है, अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कि पूरे महाराष्ट्र में हम प्राइवेट बसेस चलाएंगे। सडनली एक दिन गवर्नमेंट आती है, नोटिफिकेशन लाती है कि अब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केवल गवर्नमेंट बसेस चलेंगी, प्राइवेट बसेस नहीं चलेंगी। लो साहब, द वेरी रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस हैज फिनिश्ड। जब तक कि ये अपना मोटिव या ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर लेती है पार्टनरशिप फॉर्म, तब तक द वेरी रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस हैज फिनिश्ड। लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम हो गया है, तो ऐसे में कोर्ट को लगता है ना कि यदि सही में लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम हो गया है तो वो वाइंडिंग अप थ्रू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कर सकती है। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? यस सर, तो वेरी रीजन जिसके लिए वो फर्म जिंदा थी वो ही नहीं रहा अब,
तो सर लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम हो गया, तो इस पार्टनरशिप फॉर्म को वाइंड अप किया जा सकता है। अब देखो थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओवरलैपिंग क्या है, देखो यहां पर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में एक पॉइंट आ रहा है अपने पास में, बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग अनलॉफुल। जैसे कि पहले तुम लोग प्लास्टिक बैग्स बनाते थे, अब लॉ में चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि महाराष्ट्र की सरकार ने कहा अब से महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैग बनाना और बेचना दोनों ही बैंड है। तो सर बिजनेस अनलॉफुल हो गया। तो सर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आप वाइंड अप हो जाने चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आप वाइंड अप हो जाएंगे। सर सिमिलर चीज कुछ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर भी चेंज इन लॉ या चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाता है, वो जो लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम वाला पॉइंट बताया उसमें। सर पर फिर भी कई लोग नहीं करते हैं, तो थ्रू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट करवाना पड़ता है। तो इन दोनों पॉइंट्स की आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। वैसे खुद ही हो जाना चाहिए विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, पर आप मान नहीं रहे तो आपको कोर्ट में जाके भी रुकवाया जा सकता है थ्रू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सबस्ट्रेटम वाला वो वाला पॉइंट। बात समझ में आ गई? कहाँ गया दर्शित? हाँ सर। ठीक है, अब क्लियर हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो एक तो सबस्ट्रेटम था। और कुछ बचा है क्या वही करना? जिन लोगों ने, मैं वापस बोल रहा हूं, जिन लोगों ने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं किया है, जिन लोगों ने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं किया है, प्लीज वो लिंक से करके और उसको लिख के भेजें विदुष। ठीक है, चलिए बोलो भाई दर्शित क्या हुआ? क्या हुआ सर? दर्शित क्या हुआ? हाँ सर, अपने पहले वाले क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन करना बाकी रह गया था। पहले वाले क्वेश्चन बैंक में कौन से वाले में बता? सर सेकंड वाले क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 12 पे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, मैं श्योर नहीं हूँ। वो आपने बोला उसका प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू थर्ड चैप्टर, तो तब करेंगे। एक मिनट। हाँ, सेकंड वाले पे, सेकंड वाले क्वेश्चन बैंक में कहाँ पर आया हुआ है बता? सर 12th पेज, पेज नंबर 12। इसमें ये रहा ना, हाँ यही तो सर, है। ये अरे यही तो है, ऑन डिसोल्यूशन राइट्स ऑफ पार्टनर्स टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म एंड पर्सनल डेट्स पेड ऑफ। किस ऑर्डर में? वो अपन ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा ना। यस सर। ठीक है, अभी कराने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं सर, वो तो आपने मुझे बस बोला था कि मुझे रिमाइंड कर देना, इसलिए मैं कर दिया। ठीक है जी, चलिए आ जाओ सर। इसके नीचे वाले क्वेश्चन एक एक, अब पूरे पार्टनरशिप में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों तुमको एडवांस में क्वेश्चन करने का बोलता हूँ, तुम्हारा खुद का दिमाग यदि लगेगा ना बिना मेरे साथ में किए हुए, तो उससे तुम्हारी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है या फिर इसका आंसर क्या होगा। फिर जब आंसर अपन करेंगे साथ में, तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा इसका सही आंसर ये है या ये इस तरीके से थॉट प्रोसेस चलना चाहिए। पहले तुमने खुद का दिमाग चलाया हुआ होता ना, तो तुमको वो हमेशा याद रहेगा एग्जाम के लिए कि इसको ऐसे नहीं और ऐसे सोचना है। ठीक है, इसलिए घर पे करने का, फिर अटेम्प्ट करके फिर क्लास में आने का बोलता हूँ। पर्पज यही है। जो लोग ट्वेल्थ में, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट करके आने का, नहीं तो लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा। निदुष कितने क्वेश्चन किए पीछे में से? सर मैंने वो वीडियो देख लिया, क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन रह गए? अच्छा। मतलब वो तो कॉलेज था तो टाइम नहीं मिला। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। डू ए एंड बी कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग केसेस? क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चंस आज ही करते हैं, अपने पास थोड़ा सा टाइम है अभी। पॉइंट नंबर ए पढ़ भाई, सिचुएशन नंबर ए पढ़। Yes, sir. A, the licensed proprietor of a theater lets the use of it to B for dramatic entertainments. A manages the theater and bears all its expenses.
He also incurs certain expenses for advertising and the band. He also collects door money. He retains half of it and hands over the other half to B. सर बिजनेस है क्या? हाँ सर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है क्या? हाँ सर। ही रिटेन्स हाफ ऑफ इट एंड हैंड्स ओवर द हाफ ऑफ इट टू बी, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है। हाँ सर। एग्रीमेंट है। हाँ सर। बिजनेस है। हाँ सर। अरे पर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है क्या? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है क्या? जो काम जिसको दिया है वो कर रहा है, उससे क्या थिएटर मालिक बाइंड होगा या थिएटर मालिक के काम से ये बाइंड होगा? सर कहीं नजर नहीं आ रहा है, कुछ श्योरली बोल नहीं सकते। तो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए, पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 चीजें जरूरी होनी चाहिए। सर म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है यहाँ पर, इसलिए हम श्योरली नहीं कह सकते कि ये पार्टनरशिप है ही या नहीं। यदि है म्यूचुअल एजेंसी जो कि दिख नहीं रही है क्वेश्चन में दी गई जानकारी से, तो फिर इसलिए हम बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप नहीं है। आइए सेकंड की तरफ चलते हैं। बी पढ़ गई। A and B, co-owners of a house, let it to a paying guest. They divide the net rent between them. ये तो को ओनरशिप के कारण आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो डिवाइड कर रहे हो। क्या यहाँ पर कोई धंधा है, बिजनेस है? नहीं सर। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल भी बताया था ना, दो दोस्तों ने मिलके घर खरीदा, किराए पे चढ़ा दिया। अरे कोई धंधा थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। एक पिताजी की दो औलादें थी, पिताजी मर गए तो उनका घर दोनों के नाम आया, घर की फर्स्ट फ्लोर को किराए पे चढ़ा दिया, उससे दोनों को रेंट मिल रहा है, दोनों ने 50-50 कर लिया। अरे यहाँ कोई धंधा नहीं हो रहा है। ठीक है, धंधा तब होता है जब आपका काम ही, बिजनेस ही यही था कि आप प्रॉपर्टीज खरीदो किराए पे चढ़ाओ, प्रॉपर्टीज खरीदो किराए पे चढ़ाओ, तब तो फिर भी हम इसको पार्टनरशिप बिजनेस मान सकते थे कि बिजनेस ही यही है। अभी इधर तो कुछ नहीं है, को ओनरशिप था, घर चढ़ा दिया, नो। दिस इज नॉट। सर यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं है और बिजनेस भी नहीं है, तो पार्टनरशिप नहीं है। सी पढ़ गई। A publisher agrees to publish at his own expense a book written by B and to pay B half the net profits. अगेन म्यूचुअल एजेंसी इज मिसिंग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी एग्जाम में आता है। क्या बोलते हैं, इसमें आगे जोड़ देते हैं कि अब पब्लिशर ने बुक छापने के लिए जहां से वो पेपर का रोल मंगाते हैं ना, बड़े बड़े पेपर के गट्टे आते हैं, तो वो बुक छापने के लिए जो पेपर के रोल मंगाए थे, वो उनको पैसा नहीं दिया पब्लिशर ने, तो वो आपके पास में आ गए कि देखो आपकी बुक पार्टनरशिप में पब्लिश हुई है, तो पार्टनर्स को लायबल बनाया जा सकता है, वो पे नहीं कर रहा है तो आप पे करो हमको। तो आपको बोलना है यहाँ कोई पार्टनरशिप नहीं है, इसलिए जिसकी बुक पब्लिश हुई है वो रिस्पॉन्सिबल। अभी भी लॉजिक वही है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है तो कोई पार्टनरशिप तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए वो राइटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि कोई पार्टनरशिप नहीं है अभी यहाँ पर। पॉइंट नंबर डी पर। A and B separately tender for a contract to cut and remove bamboos from a certain jungle. They mutually agreed that each of them shall be entitled to a certain share of the bamboos, no matter whosoever is granted the contract. And each one is entitled to deal with his share of the bamboos as his personal concern. देखो, एक बार कहीं की सरकार थी, वो जंगल साफ कराना चाह रही थी, तो उसने टेंडर निकाला बैम्बूज के पेड़ साफ करने के लिए। एंड वी सेपरेटली टेंडर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू कट एंड रिमूव बैम्बूज फ्रॉम अ सर्टेन जंगल। दोनों ने टेंडर भरा, सेपरेटली भरा, ए और बी ने सेपरेटली। उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि यदि हम में से किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ए को मिलता है तो बी भी उस उधर आ जाएगा, और बी को मिलता है तो ए भी उधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एक एग्रीमेंट किया। दे म्यूचुअली एग्री दैट ईच वन ऑफ देम शैल बी एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन शेयर ऑफ द बैम्बूज। ठीक है, किसी को भी मिलता है, दोनों को एक पर्टिकुलर शेयर मिलेगा, नो मैटर whom so ever is granted the contract। जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, दूसरे वाले को एक सर्टेन शेयर, जिसको टेंडर मिला है, वो दे देगा। एंड ईच वन इज एंटाइटेड टू डील विद शेयर ऑफ बैम्बूज एज इज पर्सनल कंसर्न। वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह उन बैम्बूज को बेच सकते हैं। अरे भाई, पार्टनरशिप के लक्षण नहीं है यहाँ पर। पार्टनरशिप में तो
एक पार्टनर ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स बेच दिया, तो उससे दूसरा पार्टनर बाइंड होता है। यहाँ तो ये लिख रहे हैं कि वो अपनी पर्सनल एसेट जैसे उससे डील कर सकते हैं, खुद ने ही एक तरीके से मना कर दिया। प्लस कोई म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप के भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं। डीलिंग इन पर्सनल कंसर्न एंड नॉट पार्टनरशिप बिजनेस, देयरफॉर नो पार्टनरशिप। और म्यूचुअल एजेंसी भी गायब हो रही है। दर्शित अग्रवाल बोलिए। सर अगर इस क्वेश्चन में से पर्सनल कंसर्न हटा देते तो होती क्या? तो भी म्यूचुअल एजेंसी वाला पार्ट कंफर्म हो रहा है क्या? ओके सर, बता। नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर ई पर। A and B are joint owners of a ship. A works on the ship, takes care of the entire management, and meets all expenses. He takes 2/3 of the gross earnings and pays over the balance to B, who does nothing. देखो, जॉइंट ओनर्स हैं तो को ओनरशिप तो है, यहाँ पर को ओनर्स हैं। ठीक है सर, ए शिप पे काम करता है, चीजों की देख रेख करता है, सारा मैनेजमेंट करता है, सारा एक्सपेंसेस देखता है, 2/3 अर्निंग्स वो ले जाता है, और बैलेंस बचा हुआ बी को दे देता है जो कुछ नहीं करता है। चलो देखना चालू करते हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी, बिजनेस भी मिल गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी मिल गई। तुम धोखा भी खा जाओगे कि एक एक्टिव पार्टनर जैसे काम कर रहा है और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर जैसे काम कर रहा है। तो तुम्हारा दिमाग तो दौड़ेगा ये कहने के लिए कि भैया ये तो पार्टनरशिप है, भले ही एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर हुए तो क्या पार्टनरशिप है भैया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, ठीक है मान लिया। को ओनरशिप है, बिजनेस है, बिजनेस भी है, चलो मान लिया। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप दिख रहा है क्या क्वेश्चन में कहीं? वो होता तो हम डेफिनेटली मान लेते। ठीक है, नो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स यस। को ओनरशिप, को ओनरशिप का केस है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। एग्रीमेंट है, मान लिया। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं दिख रही। वो कोई भी हिंट भी मिल जाता, या ऐसे भी लिख दो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं दिख रही है गिवन इंफॉर्मेशन में, इसलिए हम पार्टनरशिप नहीं मान सकते। जो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होती तो डेफिनेटली है, बाकी सारे एलिमेंट्स भी है तो पार्टनरशिप होता ही होता। ठीक है, चलिए ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। अब ये तो क्वेश्चन किया हुआ है, अभी अभी करके आए अपन ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो टैक्सी बेच दी एक जने ने, वो वाला ही क्वेश्चन। चलिए चलिए, बाकी का यहाँ से कल करते हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 36 से आगे से कम 3-4 पेज करके आना। तिहाई 3-4 पेज ये तो पूरा कर लेना, बहुत इजी है, सबके आंसर भी दिए हुए हैं। इसलिए तुमको पहले खुद सोचना, फिर आंसर्स की तरफ जाना, पहले खुद सोचना फिर आंसर्स की तरफ जाना, तो तुम्हारे को एक लॉजिकल थिंकिंग मिलेगी। चलिए कल करते हैं। अच्छा एक मुझे ये बताओ कि अभी कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर करीब 5-7 दिन के लिए टाइम 9 से 10 कर लीजिए क्या? वैसे मैं अभी कंफर्म नहीं बोलता हूँ, पर इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? मतलब प्रॉब्लम है तो हाथ उठाओ। प्रॉब्लम है तो हाथ उठाओ। तो सिर्फ